देश के मशहूर और वरिष्ठ पत्रकार अजीज बर्नी जी लाइव 7 टीवी के साथ जुड़े और इस दौरान उन्होंने देश में चल रहे तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने पेगासस, इसी के साथ ही बीबीसी और इसी के साथ ही अडानी मामले पर बेबाकी से बोलते हुए कहा कि बाहरी ताकतों की साजिशों को रोकना होगा। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश की छवि को खराब करने के लिए जो बाहरी गैंग एक्टिव है उन पर भी लगाम लगानी होगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अजीज बर्नी हाजिर खिदमत हूँ। आज मुझे जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना है वो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, बीबीसी की गुजरात 2002 फसादात पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री, अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस और इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी पेगासस। बज़ाहिर ये 4 अलग अलग मौज़ूआत हैं, लेकिन मैं इन सब के पस मंजर में कोई एक बड़ी वजह देख रहा हूँ। मेरी आज की गुफ्तगू इसी बड़ी वजह की तरफ इशारा है। पहले जिक्र हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की। 24 जनवरी 2023 में ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई और आज 21 फरवरी को मैं आपसे मुखातिब हूं। 20 दिन के अंदर अडानी के साम्राज्य की चूल्हे हिल गई इस रिपोर्ट के आने के बाद। गौतम अडानी जो दुनिया के अमीरों में चौथे नंबर पर हुआ करते थे, सिर्फ 20 दिन के अंदर 24वें नंबर पर पहुंच गए। उनके शेयर्स में 70% तक की गिरावट आई। क्या ये सिर्फ गौतम अडानी को टारगेट किया गया? मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि पिछले चंद वर्षों में अचानक गौतम अडानी जो बहुत बुलंदियों पर पहुंचे और उन्होंने दुनिया के अमीरों में तीसरा चौथा मकाम तक हासिल किया, यहां तक कि मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया, तो कहीं न कहीं हुकूमत हिंद का ताउन था। उन्हें नरेंद्र मोदी के खास लोगों में समझा जाता रहा था उन्हें। तो क्या ये तस्लीम किया जाए कि हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सिर्फ गौतम अडानी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि पसे पर्दा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भी निशाना है, भारत सरकार पर भी निशाना है। इन बातों को समझने के लिए मैं आगे आपको एक बार फिर इस रिपोर्ट की तह तक ले जाने की कोशिश करूंगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई 24 जनवरी को। उसके ठीक है एक हफ्ते पहले 17 जनवरी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, हाँ वही डॉक्यूमेंट्री जिसका अभी मैंने हवाला दिया था, गुजरात फसादात पर। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए उन पर सवाल खड़े किए गए। 2002 में जब वो गुजरात के वजीर आला थे, मुख्यमंत्री थे, तो फसादात के दौरान उनके अमल का अहाता करते हुए उनकी तनकीद करने वाली ये फिल्म आज 2023 में इसके मंजर-ए-आम पर लाने के पीछे क्या वजह थी? गुजरात 2002 में क्या हुआ, ये हिंदुस्तान के लोगों ने, गुजरात के लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। उस वक्त गोदी मीडिया या मोदी मीडिया जैसा कोई नाम नहीं था। हिंदुस्तान के मीडिया ने उस वक्त गुजरात फसादात पर जो कुछ कहा, क्या आज उससे कुछ ज्यादा बीबीसी के पास था कहने के लिए? मैं नहीं समझता कि उनके पास कुछ नया और बहुत ज्यादा रहा होगा। फिर 20 साल बाद अचानक इस रिपोर्ट को उस वक्त जब हिंदुस्तान के अंदर 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन
بہت دور نہیں ہیں اور 2023 میں 9 विधान सभाओं के चुनाव होने हैं, जिनका सिलसिला तकरीबन शुरू हो चुका है। तो क्या इसकी कोई खास वजह थी? एक बात मैं कहना चाहूंगा कि उस वक्त के वजीर आजम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात फसादात पर जो कुछ कहा, उनका एक ही जुमला बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर भारी हो सकता है। उन्होंने कहा था कि अब मैं क्या मुंह लेकर विदेश जाऊंगा, और उन्होंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को तलकीन करते हुए ये कहा था कि नरेंद्र मोदी राजधर्म निभाएं। मुझे नहीं लगता कि बीबीसी अपनी डॉक्यूमेंट्री में इससे बड़ी कोई बात कहने जा रही थी। इसका रद्द-ए-अमल तो उसी वक्त ये भी नजर आ गया था कि 2005 में अमेरिका ने मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाने का वीजा देने से इनकार कर दिया था, और ये मुसलसल कई बरस तक रहा। ये अलग बात है कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप नरेंद्र मोदी के दोस्त बने। हाँ, बस एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस डॉक्यूमेंट्री के सामने आने के बाद जिसे बैन कर दिया गया, जिसे हटा लिया गया, बीबीसी के दफ्तरों पर छापे शायद जरूरी इस वक्त नहीं थे। इससे पहले या बाद में होते तो लोग इस पर मीडिया की बदले की कार्रवाई की शक्ल में नहीं देखते। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि टाइमिंग का, तारीखों का ख्याल रखें जो मैं आपके सामने रखता चला जा रहा हूं। 17 जनवरी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का सामने आना, 24 जनवरी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सामने आना, उसके बाद 17 फरवरी यानी 17 जनवरी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के सामने आने के ठीक एक महीने बाद अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस का एक कॉन्फ्रेंस में भारत के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बयान देना। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिक नहीं है। ये उनका नजरिया है। वो क्या कहते हैं इस पर हमें बहुत ज्यादा परेशान होने, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। और ये पहला मौका नहीं था। 2020 को दावोस में भी उन्होंने सीए और एनआरसी पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा था कि ये तंग नजरी है और मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। हालिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फॉरेन इन्वेस्टर्स को जवाब देना होगा। शायद हिंदुस्तान के हालिया हालात को सामने रखकर या अडानी के डाउनफॉल को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद उन्होंने ये कहा है। मैं इसका भी जिक्र एक बार फिर बाद में करूंगा। मैं जल्द ही चौथे इशू को आपके सामने रखने के बाद इन सब के दरमियान आपसी ताल्लुक क्या है, क्या हो सकता है, उस पर आपसे गुफ्तगू करूंगा। एक के बाद एक ये तीनों बातें तो अपने आप में बहुत अहम हैं ही, लेकिन चौथी बात जो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं, इन सब से कहीं ज्यादा बड़ी और अहम है। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने अपनी एक खुसूसी रिपोर्ट में इस्राएली सॉफ्टवेयर कंपनी पेगासस के हवाले से अपनी एक तहकीकी रिपोर्ट शाया करते हुए ये बताया कि 2019 के इलेक्शन में पेगासस ने इसके कर्ता धर्ता जॉर्ज हन्नान ने खुद ये एतराफ किया है
کہ انہوں نے 2019 کے الیکشنز کو متاثر کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا سمیت بھارت کے الیکشنز کو متاثر کرنے کے لیے، ان میں اہم رول پلے کرنے کے لیے ان کی خدمات حاصل کی جاتی رہی۔ یہاں یہ وعدہ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس رپورٹ کو اپنے تقریباً 30 ساتھیوں کے ذریعے ہندوستانی مول کی منیشا گانگولی نے سامنے لایا ہے۔ بھارتی مول کی منیشا گانگولی نے اپنے 30 ساتھیوں کے ذریعے مسلسل لمبے وقت تک جارج ہنان یا ٹیم جارج، جو اپنی ٹیم کو نام دیا ہے، ہنان نے گفتگو کر کے یہ انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ موبائل فون کو ہیک کر کے سیاستدانوں، جرنلسٹ، ججز اور دیگر اہم شخصیات کے لوگوں کے خلاف جھوٹ کا ایک بڑا پروپیگنڈا کرنا جارج ہنان کا کام تھا، جو الیکشن کو متاثر کرتا ہے۔ دوسری طرف جارج ہنان جن لوگوں کے ذریعے ہائر کیا جاتا تھا، ان کے فیور میں محل تازی کے لیے، ان کی شخصیت کو نمایاں طور پر سامنے لانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا تھا۔ یہاں یہ بھی واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں ہمارے پردھان منتری نریندر مودی کے اسرائیل سے کتنے نزدیکی رشتے ہیں۔ اڈانی سے نریندر مودی کے کتنے نزدیکی رشتے ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں۔ کیا امریکہ کے سب سے بڑے پورٹ کا حاصل ہونا اڈانی کو ان سب کے پیچھے چھپی ایک وجوہات میں شامل ہے؟ کیا 2019 کا الیکشن اسرائیل کی اس سافٹ ویئر کمپنی کے ذریعے ٹیلی فونز کو ہیک کر کے ہندوستان کے بہت سے سیاسی لیڈران، جرنلسٹ اور اہم شخصیات کے خلاف جھوٹ پھیلا کر ایک مخصوص سیاسی پارٹی کے حق میں پروپیگنڈا کر کے ماحول سازی کی گئی؟ یعنی الیکشن ایماندارانہ نہیں تھا۔ اور اب جب ہم 2023 کی 9 ویدھان سبھا چناؤں میں جا رہے ہیں، جن میں شامل ہے راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، کرناٹک اور تلنگانہ، ظاہر ہے کہ ان ریاستوں کے انتخابات کے نتائج 2024 کے الیکشن پر اپنا اثر ڈالیں گے۔ لہذا ہمیں ایک بار پھر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں آ رہا ہوں اس طرف جب میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ان چاروں باتوں کو جوڑ کر دیکھے جانے کی ضرورت ہے۔ ضمناً ذکر کیا میں نے ہنڈنبرگ کی رپورٹ کا، اس لیے کہ پچھلے 20-25 دنوں میں ہمارے ریڈیو، ٹیلی ویژن، نیوز پیپرز میں اس پر پل پل کی خبریں لگاتار دی جاتی رہی ہیں۔ مجھے جس اینگل پر، جس خاص نقطے پر آپ کی توجہ دلانا تھی، میں اب اس طرف آ رہا ہوں۔ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری پر بھی میں نے بہت تفصیل سے بات نہیں کی۔